तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, उस शाम जो कुछ मैंने सुना था वो बातें आज तक मेरे जहन से नहीं निकल सकी हैं। लोग सच ही कहते हैं, अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति नहीं है जो हमें अपनों से अलग कर दे। मैं कभी भूतों और चुड़ैलों पर यकीन नहीं करता था, लेकिन एक शाम ने मेरे सारे यकीन को झंझोर कर रख दिया। कैसा हो अगर मैं आपको कहूँ, वो सभी हमारे साथ ही रहते हैं, हर वक्त हर जगह, पर अगर आपने कभी उनको देखा नहीं तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनवर जमाल है और मैं राजस्थान के एक शहर कोटा में अपना एक छोटा सा कोचिंग सेंटर चलाता आ रहा हूँ। कई सालों से लाखों बच्चों को उनकी मंजिल तक पहुँचाते हुए मैंने हजारों कहानियाँ उन्हीं बच्चों के मुँह से सुनी है। दरअसल जब भी किसी एक बैच का सिलेबस खत्म होता तो मैं सभी को अपनी तरफ से छोटी सी पार्टी दिया करता था। वहां पर ओपन माइक भी होता था, जिस भी किसी बच्चे को गाना, शायरी, कहानी या फिर जो भी कहना होता वो माइक लेते और बेखौफ होकर मुझे सुनाया करते। इसकी शुरुआत मेरे एक स्टूडेंट की गुजारिश पर की गई थी। दरअसल बच्चों को मेरी सुनाई गई भूतिया कहानियां बहुत ही पसंद आती थी और इसी के चलते मैं हर बैच को कुछ ना कुछ सुनाया करता था। धीरे धीरे बच्चे भी अपने साथ गुजरे अलग अलग वाक्य सभी के साथ साझा करने लगे। हर किसी की कहानी सुनकर मुझे पता चल जाता था कि ये सच बोल रहा है या सिर्फ सभी के सामने खुद को बहादुर दिखाने के लिए बनी बनाई कहानी कह रहे हैं। बहरहाल ये वाक्य राजस्थान के जिले झलावर के कोने में बसे एक छोटे से गांव में रहने वाली राबिया के साथ पेश आया है। पहले दिन से मैंने देखा था, राबिया सुंदर, सुशील, सुलझी हुई, समझदार और कम बोलने वाली लड़की थी। जब भी कुछ बोलती तो तर्क के साथ उसका जवाब भी साथ रखती। कुछ 10-11 महीनों में इतना मुझे समझ आ चुका था कि ये लड़की कुछ अलग है। जहाँ सभी बच्चे अपने टीचर को खुश करने और उनकी नज़रों में आने के लिए झूठ और चापलूसी का सहारा लेते हैं, राबिया का सरल स्वभाव और संजीदगी भरा स्वभाव अलग से निखर कर आता था। ये बात राबिया ने अपनी पार्टी के दौरान बताई थी, जब मैंने एक छोटा सा वाक्य सुनाकर समा बांध दिया था। अपनी गांव की भाषा में राबिया ने उसकी सहेली से कुछ बातें की और फिर मेरे पास आकर उसने कहा, सर, मैं अपनी जिंदगी में गुजरे एक भयानक सिलसिले के बारे में सभी लोगों को कुछ सुनाना चाहती हूँ। मेरी शुरू से ये एक आदत रही है, मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता हूँ, फिर चाहे वो क्लास में जवाब देने की बात हो या फिर पार्टी वाले दिन अपने जीवन की खौफनाक घटना सुनाने की हो। अतः मैंने सभी बच्चों से कुछ मिनटों के लिए खामोशी बनाए रखने की गुजारिश की। हाँ, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, जो बच्चे कभी क्लास में खामोश नहीं रहते थे वो पार्टी वाले दिन पूर्ण रूप से खामोशी धारण कर लेते हैं। जैसे ही माहौल में खामोशी फैली, मैंने राबिया को माइक पकड़ा दिया और उसने कहानी सुनाना शुरू किया। तो आइए आपको भी वो कहानी मैं सुनाता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो खौफ मैंने महसूस किया वैसा ही खौफ शायद आपकी रातों की नींदों को उड़ा दे। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत साल 2004 में हुई थी। मेरी उम्र 7 से 8 साल की रही होगी। अंग्रेजी महीना तो अब मुझे याद नहीं आ रहा है, पर वो दिन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। पूरे महीने रोजा रखने के बाद इंसान अपनी आदतों में इतना मशगूल हो जाता है कि उसे अपने नॉर्मल रूटीन में आने में कुछ दिन लग ही जाते हैं। घर में सभी लोग रोजे रखा करते थे तो पूरे मोहल्ले ने अपने अपने बच्चों को बकरियां चराने की जिम्मेदारी सौंपी हुई थी। अब हम सभी बच्चे सुबह 8 से 9 बजते बजते अपने अपने घरों से बकरा बकरी लेते और खेतों में या आसपास के इलाके में उन्हें चराने ले जाया करते थे। ऐसा ही करते हुए पूरे रमजान गुजर गए। हमारे जानवर घास और पत्तियां खाते रहते और हम सभी छोटे छोटे बच्चे अपनी मस्ती में मस्त, कभी आम के पेड़ों पर पत्थर मारकर केरियां गिरा लेते, फिर आपस में मिल बांट कर खाया करते थे। फिर शाम के कुछ 3-4 बजते बजते हम सभी अपने जानवरों की गिनती कर घर लौट आते थे। यही हमारी रूटीन बन चुकी थी और ये वक्त हमारी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा भी बन चुका था। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारी बचपन का सबसे खूबसूरत हिस्सा कौन सा है, तो मेरा जवाब रहेगा अपने दोस्तों और सहेलियों के साथ बकरा बकरी चराने जाना। बहरहाल रमजान खत्म हुए और ईद का भी दिन आ गया। अब ईद वाला दिन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है और होगा भी क्यों ना। हमारे ज्यादा रिश्तेदार नहीं थे तो दोपहर होते हुए मेरे पास और कोई काम बचा भी नहीं था। अतः मैंने सोचा क्यों ना अपने जानवरों को ही चरा आऊं। घर पर सभी को बोलने के बाद मैंने अपने बकरा बकरियों को लेकर
मोहल्ले में एक एक करके सभी के घरों में जाकर अपने साथियों को बुलाना शुरू कर दिया। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया था, ईद वाले दिन कोई भी अपने घरों से निकलने को तैयार नहीं होता है। बहरहाल मैंने अकेले ही जानवरों को चराने जाने का फैसला किया और अपने फैसले पर अमल करते हुए जानवरों के साथ चलना शुरू किया। अभी मुझे कुछ जाते हुए आधा ही घंटा हुआ था कि तभी रास्ते में मुझे एक लड़का मिला। मेरी उससे दोस्ती तो नहीं थी, मगर वो भी हमारे आसपास ही अपने जानवरों को चराया करता था। उस लड़के ने मुझे कहा, जिस जगह पर हम रोजाना जाया करते थे, आज वहां पर एक शादी का प्रोग्राम चल रहा है, अतः वहां पर जानवरों को चराने जाना आज तो मुमकिन नहीं हो सकता। इतना बोलकर वो अपने रास्ते पर चला गया और उसकी कही गई बातों पर कुछ देर गौर करने के बाद मैंने हमारी रोजमर्रा की सामान्य जगह से कुछ दूर खेतों में अंदर जाने का विचार किया। करीब 1 घंटा चलने के बाद मुझे एक जगह मिल ही गई जहां मैं अपने जानवरों को चरा सकती थी। आसपास कोई ना होने के कारण मुझे किसी की डांट का भी सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन ये फैसला मेरे जीवन का सबसे गलत फैसला साबित होने वाला था। बहरहाल जानवरों को चराने के लिए छोड़ और एक शांत और छायादार जगह देख मैंने अपने साथ लाई चादर जमीन पर बिछाई और पेड़ का सहारा लेकर बैठ गई। आसमान में अलग अलग आकृति बनाते बादल मुझे बहुत ही सम्मोहित कर रहे थे। मैं आज अकेले आई थी तो मेरे पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था, अतः मैं कुछ देर तक बादल देखती तो कुछ देर अपने जानवरों को कि कहीं वे इधर उधर ना चले जाएं। ऐसा करते हुए मुझे अब कुछ घंटे बीत चुके थे और मुझे भूख भी लगने लगी थी। तो मैंने अपने साथ लाया खाना और पानी निकाला और पेड़ की छाया में बैठे शीतल हवा का आनंद लेते हुए अपना खाना खत्म किया। अब जाहिर सी बात है, खाना खाओ तो नींद तो आती ही है। इसी के चलते मैं कुछ देर वहीं चादर पर लेट गई। गहराती नींद के साथ मैं एक अलग लोक में जाती चली गई और मैंने खुद को एक सुनसान खेत में खड़ा पाया। दूर दूर तक इंसान, न इंसान की जात। वहां खड़े होकर मैं अपने आसपास के वातावरण को समझने के लिए एक ओर से दूसरे ओर अपने सिर को घुमाना शुरू किया और असमंजस की स्थिति में चली गई। मेरे सारे जानवर वहां से गायब थे और जगह भी बदली नजर आ रही थी। इतने में हवा का एक झोंका आया और मेरा दुपट्टा उड़ा कर ले गया। अपने दुपट्टे को पकड़ने के लिए मैंने उसके पीछे भागना शुरू किया और भागते भागते खेत की मेड़ से मेरा पैर टकरा गया, जिसकी वजह से मैं अपने मुंह के बल जा गिरी। जब मैंने अपने शरीर को उठाने की कोशिश की तो शरीर की सारी ताकत लगाकर भी मैं उठ ही नहीं पाई। धीरे धीरे मुझे अपनी कमर और बाहों पर बोझ महसूस होने लगा। गुजरते हुए पलों के साथ बोझ बढ़ता चला गया, जिस वजह से मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अब मैंने सोच लिया था शायद मैं मरने वाली हूँ। तभी एक अदृश्य शक्ति ने मुझे हवा में उठा दिया। मेरा सिर नीचे की ओर था। जैसे मैंने अपनी आंख खोली तो मैंने देखा कि भालू जैसे पैर मुझे नजर आए। हिम्मत करते हुए मैंने अपना सिर हवा में उठाया तो मेरे सामने करीब 10 से 12 फीट लंबा आदमी, जिसका पूरा शरीर बालों से भरा हुआ था, एक हाथ में मेरा दुपट्टा पकड़े मेरी ओर देख रहा था। उस भयानक शकल को देखकर मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई। मेरी चीख को रोकने के लिए उसने अपने डरावने हाथ को मेरे मुंह पर रख दिया और बोला, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, मगर जितना जल्दी हो सके इस जगह से अपने जानवरों को ले जाओ और भाग जाओ, और अगर नहीं गई तो जो यहाँ पर मौजूद है वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। उस भयानक शकल वाले आदमी की बातें मेरे जहन पर इतनी भारी पड़ चुकी थी कि मैं चीखें मारते हुए उठ गई। अपने चेहरे से पसीना पोंछते हुए फौरन ही मैंने अपने जानवरों की गिनती की। सभी बकरा बकरी मेरे आसपास ही घूम रहे थे और जल्दी जल्दी मैंने अपना सामान समेटा और फिर सभी जानवरों को बुलाना शुरू किया। धीरे धीरे करके सभी जानवर मेरे पास चले आए, मगर एक बकरी ने दूसरी तरफ जाना शुरू कर दिया। मैं बार बार आवाज लगाते हुए उसे पुकार रही थी, पर मजाल है वो बकरी मेरी एक भी आवाज सुन ले। थक हार कर मैंने उसके पीछे जाना शुरू कर दिया। चलते चलते 4-5 बीघे के कई खेतों को मैंने पार कर दिया। जो बकरी अभी नॉर्मल स्पीड में चल रही थी उसने भागना शुरू कर दिया था। कुछ दूर पर एक टूटी फूटी सी झोंपड़ी थी जिसके अंदर मेरी बकरी चली गई। इतनी दूर भागने के कारण मैं बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। हाँफते हुए अपने हाथों को अपने घुटनों पर रख आगे की तरफ झुक गई और इसी हाँफती हुई आवाज में अपनी बकरी को जैसे मैंने आवाज लगाई तो जवाब में मुझे कुछ भी नहीं आया, मगर लगातार 2 से 5 आवाज देने पर झोंपड़ी से एक औरत की आवाज सुनाई दी जो मुझसे कह रही थी, बेटा आपकी बकरी तो आ नहीं सकती और आप भी थक गई होंगी तो आप भी अंदर ही आ जाओ, कुछ पल मेरे साथ भी गुजार लो, फिर चली जाना।
मेरे लगातार मना करने और आपकी बकरी को भेजने का आग्रह करने की वजह से उसे गुस्सा आ गया और देखते ही देखते जो आवाज अभी मनमोहक सुनाई पड़ रही थी वो एक भयानक रूप धारण करने लगी। वातावरण को भी खतरे का अंदेशा हो चुका था, जिस वजह से हल्की रफ्तार में बहती हवा भी अब साए साए कर बहने लगी। आसपास से आती पक्षियों की आवाजें भी अचानक से बंद होती चली गई, मानो प्रकृति द्वारा मुझे संकेत दिया जा रहा हो यहाँ से चले जाने को। लेकिन शायद मुझ में बचपना ज्यादा था, जिस कारण मैं वो सारे संकेत समझने में नाकाम रही। 5 से 10 मिनट के अंदर से आती उस आवाज से अपनी बकरी को बाहर भेजने का आग्रह करने के बाद भी जब बकरी बाहर नहीं आई तो अंदर बैठी उस औरत ने जवाब दिया, अब मैं बाहर आ रही हूँ, साथ में तेरी बकरी भी। इतना सुनकर मुझे वहां से भाग जाना चाहिए था, पर बचपन में इतनी अकल कहाँ होती है। अचानक से पता नहीं कैसे हवाओं ने रौद्र रूप धारण कर लिया। तूफान की तरह बहती उन हवाओं ने अपने साथ घने काले बादलों का दल खींच लिया और ढलती दोपहर में भी शाम का आभास होने लगा। थोड़ी देर हुई थी कि गुनगुनाती हुई आवाज में घुप अंधेरे भरी झोपड़ी से लाल साड़ी, हाथों में मेहंदी, सुहागन वाली चूड़ियां पहने हुए एक सामान्य लंबाई की औरत बाहर निकल कर आई। सर को नीचे की ओर किए हुए दूसरे हाथ को अपनी कमर के पीछे छुपाए वो गुनगुनाती मेरी ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे उसके कदम मेरी ओर बढ़ते साथ साथ मेरे कदम पीछे खिंचे चले जा रहे थे। हिम्मत करते हुए मैंने जैसे उससे कहा, भाई जी आप कौन है और मेरी बकरी कहाँ है, मुझे जल्दी से दे दीजिए, मेरा घर जाने का समय हो चुका है और साथ ही मौसम भी बिगड़ रहा है, पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए और मैं इन्हीं खेतों में अटके रह जाऊंगी। पर मेरी बात के जवाब में उसने कुछ कहा तो नहीं, बस अपने हाथ को कमर के पीछे से सामने कर दिया। उस औरत का वो हाथ आधा जला हुआ था, साथ ही उसने अपने हाथ में मेरी बकरी का कटा हुआ सिर पकड़ रखा था, जिससे अभी भी खून की बूंदें टपक टपक कर जमीन पर नीचे गिर रही थी। ये मंजर देख मेरे पैर जम से गए। मैं कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करती कि उससे पहले उसने धीमी आवाज में हंसते हुए अपने सिर को ऊपर करते हुए मेरी ओर देखा। दोस्तों, वो दृश्य मेरे जीवन का सबसे भयावह दृश्य था, ऐसा कहना जरा भी गलत नहीं होगा। आधा जला हुआ चेहरा, एक आंख लटकी हुई और दूसरी सफेद, बिखरे हुए बाल और आधा सा लटका हुआ जबड़ा। इतना देखकर मेरे पैर जो जमे हुए थे उनके नीचे से जमीन मानो खिसक गई हो। उसकी जान खींच लेने वाली हंसी और वहसीपन देखकर मेरे मुंह से इतनी तेज चीख निकली जिसने मेरा गला जकड़ लिया और मैं कुछ पल बोलने की हालत में भी नहीं रही। मेरे कानों में दोबारा वही आवाज गूंज उठी जो मैंने सोते हुए ख्वाब में देखी थी। वो डरावनी सी आवाज मुझे बिना एक भी पल खराब किए भागने का आदेश दे रही थी। उसी पल मैंने उल्टे पांव भागना शुरू किया। जब इंसान की जान पर बन आती है ना, तो पता नहीं कहां से उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि 80 साल की बूढ़ी औरत भी भागना शुरू कर देती है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि उस वक्त मेरी स्थिति क्या रही होगी। अपनी जान बचाने के लिए मैंने जिस गति से भागना शुरू किया था, जीवन में मैं कभी दोबारा इतनी गति से नहीं भाग पाई। अब धीरे धीरे मैं उसी पेड़ तक पहुंच चुकी थी जहां मैंने अपना सामान रखा था। कुछ पल सांस लेने के लिए रुककर मैंने घड़े से अभी एक घूंटी पानी पिया था और तभी दूर से आती चिल्लाने की आवाज ने मेरे हाथ से घड़ा छुड़वा दिया। मैं आज भी उस आवाज को भूल नहीं पाई हूँ। वो आवाज उसी चुड़ैल की थी जो मेरा पीछा पता नहीं कितनी दूर से करती हुई मेरे करीब आती जा रही थी। घड़े के नीचे गिरे ही मेरे पैर पानी से सन गए और मैं अपनी चप्पलों को वहीं पर छोड़कर नंगे पैर दौड़ने लगी थी। अपने जानवरों को मेरे पीछे आने की आवाज देते हुए अपने सामान को मैंने वहीं छोड़ दिया और रोती बिलखती भागती चली गई। डर मेरे जिस्म पर इस कदर सवार था कि मुझे कुछ होश ही नहीं रहा और बीच चौराहे पर रखे टोटके पर मेरे पैर से जोरदार ठोकर लगी और मैं मुंह के बल जमीन पर गिर गई। गिरते मेरे सिर और हाथ में चोट लगी और मैं वहीं पर बेहोश हो गई। वक्त का तो अंदाजा नहीं है, पर शायद कुछ 3 से 4 घंटे तक मैं यूं ही बेसुध पड़ी रही। इसके बाद जो हुआ वो सभी बातें मुझे अपने परिवार के अलग अलग लोगों से सुनने को मिली। तो आइए आपको आगे की कहानी में सुनाती हूँ। बेहोश होने के करीब 4 घंटों के बाद मेरे पापा और बड़ा भाई मुझे ढूंढने निकले। दरअसल हमारे सभी जानवर तो घर पहुंच चुके थे, मगर उनके घर पहुंचने के कई देर बाद भी जब मैं अपने घर नहीं लौटी तो पापा और भाई ने मोहल्ले में उन सभी बच्चों के पास गए जो रोजाना मेरे साथ जाते थे। वहां उनको पता चला कि आज मैं अकेले ही गई थी। ये सुनकर पापा और भाई बहुत डर गए और फौरन ही साइकिल पर मुझे खोजने निकल गए। फिर कुछ देर के बाद उन्हें वही लड़का मिला जो सुबह मुझे मिला था।
उसने पापा और भाई को बताया कि मैं आज सामान्य जगह से दूर गई थी, अतः उन्हें जल्दी करनी चाहिए क्योंकि अंधेरा होने लगा था और अंधेर में जंगली जानवर जैसे कि सियार शिकार करने के लिए निकलेंगे और तब मेरी जान को ज्यादा खतरा हो सकता है। ढूंढते ढूंढते आखिर में उन्हें मिल ही गई। वो बेहोशी की हालत में मुझे घर पर लेकर आ गए और अपने कमरे में ले जाकर लिटा दिया गया। फिर अगली सुबह भाई डॉक्टर को घर लेकर आया और उन्होंने मेरा चेकअप किया। बुखार में तपते मेरे शरीर को देख कुछ दवाइयाँ दी, साथ ही एक इंजेक्शन लगाकर भाई से कहा शाम तक इसकी तबीयत में अगर सुधार नहीं आता है तो इसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना सही रहेगा। भाई के मुताबिक जब वो लोग मुझे लेकर घर आए तो मैं होश में तो आ चुकी थी मगर किसी प्रकार की गतिविधि नहीं दर्शा रही थी। सबको लगा कि शायद गिरने की वजह से या कुछ और कारण के चलते मुझे सदमा लगा है, अतः सभी ने मुझे अकेला छोड़ने का फैसला किया। और फिर अगले दिन जब डॉक्टर घर से चले गए तो मैंने पूरा घर सिर पर उठा लिया। दोपहर का समय था, सभी लोग खाना खाकर सो रहे थे। तभी मैं चुपचाप किचन में गई और सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। जब माँ ने ये देखा तो मुझे डांटते वहां से जाने को कहा, मगर मैं इन पर चीख पड़ी और कहने लगी मुझे कच्चा मांस चाहिए। हद तो तब हो गई जब पड़ोसियों ने बताया कि उनकी एक मुर्गी गायब है और सभी ने आखिरी बार मुझे उसके पास खेलता हुआ देखा था। पूरे घर में मेरी तलाश शुरू कर दी गई मगर मेरा कहीं नामो निशान नहीं था। तभी पता नहीं किसी ने घर की छत पर जाकर देखने का सुझाव दिया और जब हमारे पड़ोसी मेरे भाई को लेकर हमारे घर की छत पर पहुंचे तो जो नज़ारा उनके सामने था उसे देखकर कोई भी डर जाए। दरअसल मेरे हाथ में वही खोई हुई मुर्गी थी। उसके पंख मेरे कपड़ों पर चिपके हुए थे तो कुछ मेरे आसपास बिखरे पड़े थे। इतना भी सहन किया जा सकता था मगर जब वो लोग मेरे करीब आए तो उन्होंने देखा मैंने दोनों हाथों को मुर्गी के पेट में डाला हुआ था और बारी बारी से उसके टुकड़े निकाल निकाल कर मैं खाई जा रही थी। कोहनी तक दोनों हाथ और आधा मुंह खून से लथपथ हो चुका था, जिसकी वजह से मेरे कपड़े भी आगे की तरफ से पूरे खून में सन चुके थे। भाई के मुताबिक उस वक्त मैं इतनी डरावनी नजर आ रही थी कि जिन पड़ोसी की मुर्गी मैंने खाई थी वो मुझे देखकर छत पर ही अपने होश खो बैठे। परिवारजनों को समझते देर नहीं लगी कि यह मामला डॉक्टर से ठीक नहीं होने वाला है, अतः बड़ी मुश्किल से कुछ 4-5 लोगों ने मिलकर मुझे पकड़ा और कमरे में बंद कर दिया। फिर इसके पश्चात पास की मस्जिद से मौलाना महमूद को बुलाया गया। उनके घर में आते ही मैं एकदम शांत हो गई और कमरे में जो तोड़फोड़ कर रही थी उसे भी रोक दिया। ये देखकर मौलाना थोड़ा खुश हो गया और उसे लगा कि वो मुझ पर काबू पा सकता था। आंगन में उसने अपना सामान जमाया और मुझे सामने बैठने को कहा। तभी उसने 15 से 20 मिनट तक अलग अलग आयतों को पढ़कर मेरे ऊपर फूंकना जारी रखा, जिसके बाद उसने सवाल किया, कौन हो तुम और इस बच्ची पर क्यों आई हो? पर मेरे भीतर जो आत्मा थी उसने एक शब्द भी नहीं कहा। जब मौलाना परेशान हो गए तो उन्होंने अपने पास रखे एक डंडे को उठाया और जैसे उसने मुझे मारने का प्रयास किया, तुरंत ही प्रभाव से मैंने हवा में ही एक हाथ से पकड़ लिया और अपनी ओर डंडे को खींचकर अपने हाथ में ले लिया। ये देखकर मौलाना घबरा गए। मेरे अंदर की आत्मा इतने में भी नहीं रुकी और खींचकर एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया, जिसकी वजह से मौलाना एक और गिर गए। उनको गिरता हुआ देखकर मैंने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। मेरे परिवारजन भी ये देखकर बहुत ज्यादा भयभीत हो उठे। फिर कुछ क्षण हंसने के बाद मैंने मौलाना को कहा कि तुझसे आज तो क्या, आने वाले 200 सालों में भी तू मेरा मुकाबला नहीं कर सकेगा। अब मेरे शरीर में रहने वाली चुड़ैल पूरी तरह से जाहिर हो चुकी थी। पूरा दिन मुझे कमरे में बंद रखा जाता। फिर एक शाम की बात है, माँ खाने की थाली लेकर कमरे में आई तो मैं छत पर उल्टी लटकी हुई थी। ये देखकर माँ के हाथ से खाने की थाली छूटकर नीचे गिर गई और माँ चीखते हुए दरवाजा खुला छोड़कर ही भाग गई। ऐसा करते हुए करीब 1 से 2 हफ्ते गुजर गए। कभी मैं दीवार पर अपने नाखून से खरोंच मारती तो कभी अपने हाथों के बल उल्टी होकर चलती। पर अभी इतना सब देखना भी काफी नहीं था। कभी कभी मैं दीवारों पर उल्टी होकर चलती तो कभी उल्टी होकर अपने चारों हाथ पैरों पर चलने लगती। रोज मुझे खाने में कच्चा मांस चाहिए होता था। अगर मुझे ये नहीं मिलता तो मैं अपने परिवार वालों पर ही हाथ उठा देती। पूरे मोहल्ले में सभी को मेरी हालत का अंदाजा हो चुका था, इसलिए कोई हमसे भी बात नहीं करता था। मेरे ऊपर आई उस चुड़ैल के कारण मेरे सारे परिवार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उस वक्त तक मैं काफ़ी हेल्दी हुआ करती थी, मगर उस 1 हफ्ते में मेरा वजन बहुत ही ज़्यादा तेजी से कम होने लगा। मेरी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ चुके थे और मेरी उंगलियों में घाव पड़ चुके थे। मेरे घने और काले बाल भी अघोरियों के जैसे जटाओं में तब्दील हो चुके थे।
और उनमें कीड़े पड़ चुके थे। फिर एक सुबह भाई की दुकान पर एक फकीर बाबा आए और उन्होंने भाई को बाहर बुलाया और कुछ खिलाने की गुजारिश की। भाई ने अपनी जेब से 50 रुपए निकाले और उनको देने लगा, मगर फकीर बाबा ने पैसे लेने से मना कर दिया और फिर से एक बात कही, बेटा मैंने पैसे तो नहीं मांगे, मुझे बस कुछ खाने के लिए दिला दो। तो भाई ने पास की दुकान से कुछ खरीद कर उन्हें खाने को दे दिया और अपनी जगह पर बैठ गए। बाबा ने अपना खाना खत्म किया और फिर से भाई को हाथ के इशारे से बुलाया और घर की परेशानियां भाई के दिमाग में चल रही थी। और जब उसने देखा बाबा उसे दोबारा बुला रहे हैं तो झल्लाते हुए भाई अपनी जगह से उठा और गुस्से में बोला, अब क्या चाहिए आपको, दिला दिया ना खाना आपको। तो फकीर बाबा ने मुस्कुराते हुए भाई की तरफ देखा और मेरे बारे में बात करते हुए बोले, बेटा बहन के लिए परेशान हो ना, कल सुबह मैं तेरे घर आऊँगा और वहाँ आकर तेरी बहन को मैं ठीक कर दूंगा, पर तुझे मेरे कुछ काम करने पड़ेंगे। पहला ये, अपने परिवार को जाकर बोलना कल जो कुछ भी वो देखेंगे या सुनेंगे वो असहनीय भी हो सकता है, अतः अपना दिल मजबूत कर लें। नंबर 2, ये कुछ सामान है जो तुझे लेकर आने होंगे जिसकी मुझे ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 3, आज रात को अपनी बहन को कुछ भी खाने को मत देना और सभी रात को नमाज पढ़ना और फजर की नमाज के लिए मुझे मस्जिद में मिलना। भाई ने सभी बातों को ध्यान से सुना और बाबा का शुक्रिया अदा कर घर चला आया। सब कुछ वैसा ही किया गया जैसा कि बाबा ने भाई को बताया था। फिर अगली सुबह भाई और पापा फजर की नमाज पढ़ने के बाद बाबा को घर लेकर आए। बाबा सीधे मेरे कमरे में चले आए। भाई बताते हैं जैसे कि बाबा ने अपना कदम उस कमरे में रखा, मैं चीखने चिल्लाने लगी और चिल्लाते बोलती, तुम यहाँ क्यों आए हो। ये बात सुनकर भाई और सभी घर वालों को थोड़ा आराम लगा कि शायद अब मेरी परेशानी कम हो जाएगी। बाबा ने सभी को कमरे से बाहर निकालकर खड़े होने को कहा, क्योंकि मेरे अंदर जो चुड़ैल थी उसकी ताकत का अंदाजा शायद बाबा को हो चुका था। पता नहीं उन्होंने अपने साथ लाई राख पर क्या पढ़ा था, पर जैसे उन्होंने मुझ पर उसे पढ़कर फेंका, मैं कुछ पलों के लिए बेहोश हो गई। फिर बाबा ने भाई और पापा को कमरे में बुलाया और मेरे दोनों हाथों को बांधने को बोला। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरे दोनों हाथ में जंजीर बंधी हुई थी और मैं एक अजीब सी भाषा में पता नहीं क्या बोलने लगी। कई बार मैंने जानने की कोशिश की थी, मगर उसके बारे में मैं कभी जान ही नहीं पाई। कई घंटों तक झाड़ फूक चलती रही और उस बीच कई बार मैं 2-2 फीट तक हवा में उड़ गई। जैसे तैसे मेरे अंदर की चुड़ैल की ताकत थोड़ी कम हुई तो बाबा ने उस पर बात करना शुरू किया। बात करने के दौरान उसने बताया, मैं अपनी जगह पर शांत बैठी थी, ये लड़की मेरी जगह पर आई थी। इतने में ही दूसरी आवाज़ मेरे अंदर से आई। वो बोली, इसने मुझे लात मारकर मेरा अपना किया है। ये सुनकर बाबा ने पहले टोटके वाली औरत का इंतजाम किया। उस औरत की कुछ ज़्यादा फरमाइश नहीं थी। उसने 5 किलो मिठाई, लाल चूड़ी, काजल बिंदिया और एक सुहागन वाली लाल साड़ी मटके में रखकर सुनसान चौराहे पर रखने को कहा। भाई ने फौरन ही सारा सामान इकट्ठा किया और 1 से 2 घंटे के बीच वो उस टोटके को रख कर आ गया। भाई जैसे ही घर आया, बाबा ने उस टोटके वाली औरत को जाने को कहा। साथ ही उसे आदेश दिया कि जाते हुए रास्ते में रखे डिब्बे को गिरा कर जाना। वो औरत चली गई और अब मेरे अंदर सिर्फ खेत वाली चुड़ैल बची थी। तभी बाबा ने उससे कहा, तू कौन है और इस बच्ची पर क्यों आई है। तो वो औरत अपनी कहानी सुनाने लगी, जो कुछ इस तरह की थी। उस औरत का नाम सरिता था। सन 1974 में उसने भागकर शादी की थी। उसका आदमी एक गरीब किसान था जिसके पास 3 बीघे का छोटा सा खेत था, मगर पास वाले सभी खेत एक बड़े जमींदार के थे और उस जमींदार की नज़र इनके छोटे से खेत पर भी थी। सरिता की शादी से पहले उस जमींदार ने सभी हथकंडे अपना लिए थे, मगर सरिता का पति किसी भी तरह से मानने को राजी नहीं था, क्योंकि ये खेत उनके पूर्वजों का था। अभी सरिता की शादी को कुछ 1 हफ्ता ही हुआ था कि जमींदार ने अपने कुछ आदमियों को भेजकर आखिरी चेतावनी दी। पता नहीं कैसे किसी एक आदमी की नज़र सरिता पर पड़ गई और उन्होंने सभी बात जाकर जमींदार को बता दी। वो जमींदार बहुत ही बेहया किस्म का आदमी था। जैसे उसे सरिता का पता चला, उसने रात होते उनके घर पर धावा बोल दिया। काफ़ी देर हाथापाई होने की वजह से सरिता का पति बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया और ज़्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिर बारी बारी से जमींदार और उसके साथियों ने सरिता के साथ गलत काम किया। वो ये दुख सहन न कर पाई और उसने अपने शरीर पर मिट्टी का तेल छिड़ककर खुद को ही आग लगा ली। सरिता एक खुशहाल जिंदगी के सपने की इच्छा रखती थी, मगर अधूरी इच्छा और अकाल मृत्यु के कारण उसकी आत्मा यहीं रह गई। फिर सरिता की आत्मा ने एक एक करके सभी से अपना और अपने पति का बदला लिया। बाबा ने उसे समझाया कि
मैं जान करके सरिता के खेतों में नहीं आई थी। अगर सब कुछ सही होता तो शायद सरिता की भी एक बेटी होती। और इस तरह की भावनात्मक बातों से सरिता का दिल पसीज गया और उसने बाबा से गुजारिश की कि बाबा किसी तरह से उसे मुक्ति दिला दे। फिर बाबा ने कुछ देर मंत्र पढ़े और फिर सरिता को कहा, तुम्हें घर के दरवाजे पर पीली रोशनी नजर आ रही होगी, उसके पास चली जाओ, वहां से तुम्हें आगे तक ले जाया जाएगा और तुम्हें अपने आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। बाबा के इतना बोलते ही सभी घर वालों ने हमारे घर से एक काली परछाई को निकलते देखा। जैसे वो परछाई मेरे शरीर में से बाहर निकली, मैं बेहोश होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। फिर बाबा ने कहा, इसे होश में आने के लिए कुछ घंटे लगेंगे, तब तक आप लोग इसे नहला धुलाकर साफ जगह पर सुला दो। शाम होते ही मुझे होश आ गया तो मेरा सारा शरीर टूट रहा था। माँ ने रोते हुए मुझे उनके हाथ से खाना खिलाया और फिर अगले दिन मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिर 1 महीने तक मैं हॉस्पिटलाइज रही, पर मेरा शरीर फिर भी कभी वैसा नहीं हो पाया जैसे मैं बचपन में थी। तो दोस्तों, ये थी राबिया की कहानी। इसमें कई पल ऐसे थे जिनके बारे में इंसान सोचकर भी कांप उठे। मैं आज भी राबिया के संपर्क में हूँ और आज वो अपने पति और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही है। पर उस वक्त के खौफनाक सपने आज भी राबिया को रातों में जगा देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।